ठीक है स्टूडेंट्स, कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, आई होप स्क्रीन आपको दिखेगी अभी। ठीक है, ये देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयोल के हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं और हम लोग आगे इसके आगे अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 7 प्रिंसिपल्स के आगे आप देखिए, ये हमने 7 प्रिंसिपल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। लेट मी नो, मेरी आवाज साफ आ रही है बेटा? एक बच्चा बता दीजिए। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने डिवीजन ऑफ वर्क किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हेनरी फेयोल जो थे उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि काम को बांट दो और काम को बांटने से स्पेशलाइजेशन आता है। फिर हमने दूसरा प्रिंसिपल पढ़ा था अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने पढ़ा था पावर और जिम्मेवारी दोनों एक साथ देना चाहिए। और किसी भी पर्सन को अगर आप खाली पावर दे देते हो और जिम्मेवारी नहीं देते हो तो ही विल नॉट बी परफॉर्मिंग हिज जॉब प्रॉपरली। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते होता है। फिर है डिसिप्लिन, हमने बात करी थी डिसिप्लिन की हमने बात करी थी दोनों के पार्ट से ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट से भी, और यानी कि मैनेजमेंट के बिहाफ पे भी और एम्प्लॉइज के भी बिहाफ पे। यानी अगर एम्प्लॉइज किसी चीज के लिए प्रॉमिस करते हैं, सपोज करो कोई काम के लिए वादा करते हैं कि हम कर देंगे, तो उन्हें करना चाहिए। और इसी तरह से अगर मैनेजमेंट उनके साथ प्रॉमिस करता है कि आपको ये करने पे हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे या बोनस देंगे, तो उनको देना चाहिए। और अगर इसका कोई वायलेशन करता है तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं चलेगी, ये हमने पढ़ा था। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, जहाँ ऑर्डर एक जगह से आना चाहिए और सिंगल बॉस होना चाहिए। फिर हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी पढ़ा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं और हर एक डिपार्टमेंट में एक हेड बना दिया जाता है, जैसे कि ये है, और इनको ये लोग फॉलो करते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ऑल। फिर हमने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस तरह से यूनिटी ऑफ कमांड एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करती है, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही तबाह कर देती है। ठीक है, और इसी तरह से हमने सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से इंडिविजुअल को अपना ही नहीं बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सोचना चाहिए, जिसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया था छुट्टी वाला उसका, और अपने सन को जिसमें उसने रख लिया था। तो ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। फिर हमने रेम्यूनरेशन वाली बात करी और यही एक लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा था। इसमें हमने डिस्कस किया था कि फेयोल ने कहा था कि दोनों चीजों का होना जरूरी है, फेयर एंड रिजनेबल। उन्होंने कहा कि अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी जा रही है ना, तो वो सैलरी उसकी फेयर होनी चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि वो आसानी से उसको मतलब सरवाइव कर सके एंड अच्छी लाइफ जी सके। एंड एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन के भी बारे में उन्होंने बोला फेयोल ने, उन्होंने कहा कि रिजनेबल सैलरी होनी चाहिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ना हो कि अच्छी सैलरी देने के चक्कर में अपना ही बिजनेस का तबाही मचा ले, यानी कि लॉस कर ले, हो सकता है उसको कंटिन्यूअस लॉस होने लग जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्योल ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ तक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबडी? आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई, एनीबडी हैविंग एनी शॉर्ट ऑफ डाउट? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना बेटा साहब? वन स्टूडेंट। यस। ठीक है, अब हम करेंगे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, ये फेयोल ने 8th प्रिंसिपल दिया, इसमें उन्होंने बोला कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों होना चाहिए। मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि पावर सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सबकी पावर एक व्यक्ति के हाथ में होना। देखो ये हाईलाइट में करके ये दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने बात करी थी कि पावर जो है ना एक इंडिविजुअल के हाथ में, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारी पावर एक आदमी के हाथ में होती है। तो यहाँ पे अगर आप किसी व्यक्ति को अकेले ही पावर दे दोगे तो वो भी गलत है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अपनी पावर दूसरों में, मतलब सब में बांट देना। तो फेयोल ने ये कहा था कि दोनों का अटमोस्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा नहीं है। अटमोस्ट का मतलब है यहाँ पे अति हो जाना, यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी पावर एक आदमी के हाथ में हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पावर जो है किसी के हाथ में हो ही ना, सबको बांट दिया जाए। तो फेयोल ने यही कहा था कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों जो है डिस्पर्स होने चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल, यानी कि पावर को दूसरों तक देना। तो फेयोल के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि सारी पावर ना तो हमें पूरी पावर देनी चाहिए, ना हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। उनका कहना था कि दोनों को इस तरह से बैलेंस बना के चलो जिससे कि प्रॉब्लम ही ना आए। अगर उनका कहना था कि अगर हम बैलेंस बना के चलेंगे ना, तो एकदम काम जो है प्रॉपरली होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट? इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सारी पावर एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है।
ठीक है, वहां पे मिक्सचर होता है, कुछ पावर उसके पास होती है, तो डिसेंट्रलाइजेशन भी किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, जैसे गांव में आपने देखा होगा चुनाव होता है, सरपंच का होता है ना, प्रधान के लिए, क्लास पढ़ा है ना आपने Yes, sir. सिक्स्थ में। तो ये बताइए, जो पैसे का एलोकेशन होता है, जो मनी होती है बहुत सारी, वो मनी कौन सप्लाई करता है, यानी कि वो मनी किसके पास होती है, जो बहुत सारा पैसा फंड दिया जाता है ना गांव के प्रधान को। अपनी क्लास में कौन से बच्चे गांव के हैं, या फिर गांव जाते रहते हैं, तो उनको अच्छे से पता हो। कोई एक बच्चा बताइए मुझे कि आपने देखा होगा कि गांव में नलका लगवाना है, तो प्रधान तय करता है कि नलका लगेगा पहले कि दूसरा काम, सड़क बनेगी कि नलका लगेगा, होता है ना, गांव के लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है बेसिकली, कि बहुत सारा पैसा फंड निकाल के, और गांव में वो जो वहाँ का कलेक्टर होता है उसको दे दिया जाता है, और कलेक्टर क्या करता है, उसका सिर्फ रिकॉर्ड रखता है, इतना पैसा आया है और मैंने एलोकेट कर दिया। और वहाँ के प्रधान को पावर दे दी जाती है कि आप अपने हिसाब से जो भी काम कराना है आप करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ देखने में आ रहा है कि जो सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि पावर है, पैसे जो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन भी है। यानी कि इन्होंने क्या किया, पावर को डिस्पर्सल कर दिया, अपनी पावर को वहाँ के मुखिया को दे दिया गांव। और he is going to take the decision whether he want to use that money, which type of work is going to invest that money। तो वो डिसाइड करता है और वही उसके हिसाब से फैसले लेता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। ठीक है क्लास। Yes, sir. ठीक है, तो ये आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है। सारी पावर एक व्यक्ति को नहीं दी जाती है, अगर आप एक ही को दे दोगे तो उसको ना मिसयूज करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए गांव में भी अगर हम मुखिया को देते हैं तो वो रेस्पॉन्सिबल भी होता है, और दूसरे लोग, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से जानता है, गांव की प्रॉब्लम्स को समझता है, तो वो ज्यादा अच्छा पर्सन है डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि द मनी इज गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, एंड द पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, हाउ मच अमाउंट दे आर गोइंग टू give to the that person, but has saying even after this, government do provide some money to the sarpanch, and he is going to take all the decisions। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्केलर चेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्केलर चेन में आप देखिए, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बताया गया है, जैसे ये आप देखो ए देख रहे हो, कर्सर दिख रहा है आपको, कर्सर। तो इससे देखिए ये Yes. ए जो है ये हेड है, ओके। और इसी तरह से ना ये एम्प्लॉइज हैं, जैसे एफ है, ई है, डी है, सी है, फिर बी है। ठीक है, तो ये सब लोग हैं, और इसी तरह से इधर भी एम्प्लॉई हैं। तो एफ जो है इसके लेवल का पी है, लेकिन ये ना दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। अगर एफ को कोई अपनी प्रॉब्लम बतानी है तो अपने हेड यानी कि ई को बताएगा, फिर इसी तरह से ई जो है इसकी बात को डी तक पहुंचाएगा, फिर डी सी तक ले जाएगा, फिर सी बी तक ले जाएगा, बी ए तक ले जाएगा। अब कई बार क्या होता है कि मान लो एक छुट्टी पे है, तो उसके लिए काम जो है डिले हो जाए, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कम्युनिकेशन जल्दी से जा नहीं पाता और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग गैंग बॉस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि स्केलर चेन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट एंड मूविंग टुवर्ड्स द लोवेस्ट। तो यहाँ पे पावर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और कोई कम्युनिकेशन करनी है तो एफ ई को बताएगा, ई डी को बताएगा। इससे फायदा क्या होता है कि सबके पास पहुंच जाती है कम्युनिकेशन। ठीक है, सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। जैसे मान लीजिए ई को छुट्टी जाना है, तो ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा। तो इस तरह से कम्युनिकेशन पास होती है। तो ए को सबकी इंफॉर्मेशन होती है, एट द सेम टाइम जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी टॉप लेवल पे हैं, सबको सबकी जानकारी रहती है। और यही तरीका अपनाया जाना चाहिए। और इसमें अगर कई कई बार क्या होता है, आप सोच रहे होंगे कि सर मान लो एफ को कोई बात बतानी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बिजनेस को नुकसान हो सकता है अगर देर हो जाए, और ये बात इसको पी को बतानी है, तो क्या ये पी को सीधा बता सकता है? देखो नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं बता सकता, लेकिन कभी एबनॉर्मल अगर कंडीशन आ जाती है तो ऐसे में एफ के पास राइट है कि वो डायरेक्टली पी से बात कर सकता है। इसको बोलते हैं गैंग बॉस। ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डायग्राम में, ये रहा
गैंग बॉस आप देख सकते हैं, तो गैंग बॉस इसको कहा जाता है, ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हैं ना, डी को अगर बात करनी है जी से, तो डी जी से आसानी से बात कर सकता है। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ अर्जेंसी द स्टैब्लिश चेन कैन बी वायलेटेड, तो जो स्टैब्लिश चेन है जो कि मैंने आपको बताया, उसको हम वायलेट कर सकते हैं, और गैंग बॉस, गैंग प्लान का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये दो अथॉरिटी आपस में बात कर सकती है। शॉर्ट सर्किटिंग द चेन ऑफ कमांड वेयर इमरजेंसी डिसीजंस आर टू बी टेकन इज नोन एज गैंग प्लैंक। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गैंग प्लैंक से आप क्या समझते हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है कि गैंग प्लैंक स्केलर चेन की वो सिचुएशन है जहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही हाई प्रायोरिटी वाली हुई, तो इंफॉर्मेशन जो है चेन, स्केलर चेन को तोड़ के और गैंग प्लैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पे आपस में वो शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को विदाउट इन्फॉर्मिंग टू द हायर अथॉरिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। Yes. क्लास, ओके, सो वी कैन मूव फर्दर। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर। देखिए 10th प्रिंसिपल फेयोल ने दिया था ऑर्डर। इसमें इन्होंने ये बोला कि हर एक सामान ना सही जगह पे होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति भी सही जगह पे होना चाहिए। दो चीजें इन्होंने बताई, एक तो इन्होंने बात की सामान की, और एक इन्होंने बात की इंडिविजुअल की। ठीक है, अब दोनों चीजें, अब जैसे मटेरियल की अगर बात करिए, आप देखो मॉल्स वगैरह में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, रिलायंस फ्रेश या उधर, तो आप देखेंगे कि सामान वहीं पे रखा जाता है। आप कई बार जाते हो तो आपको पता होता है कि कहाँ पे सामान रखा हो। सपोज करो आपको मतलब कोई दाल लेनी है या कोई सब्जी लेनी है, तो स्पेसिफिक इनकी जगह होती है, वहीं पे वो मिलेगी। जैसे आपको बादाम खरीदनी है तो उनको पता होता है कि आपको बादाम कहाँ पे मिलेगा, तो आप डायरेक्टली वहीं जाते हो और वहीं से उसका रेट वगैरह लिस्ट देख के और वो पिक कर लेते हो। तो ये आपको फायदा होता है। ये फेयोल ने ये कहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी सामान है ना, उसका स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप बार बार उसकी जगह को चेंज करते रहेंगे तो इसमें अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने ह्यूमन बीइंग की भी कही थी। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग को भी राइट प्लेस पे होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए मैं अपना ही बताऊं, जैसे स्कूल में स्टाफ रूम दिया हुआ है टीचर्स को। अब सपोज करो आपको कोई फाइल जमा करानी है या अपना आपको कोई डाउट पूछना है, और मैंने आपको बोला है कि इस पीरियड में मैं फ्री हूँ, आप आ जाइए, तो मुझे स्टाफ रूम में ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को जगह स्पेसिफिक अलॉट की गई है, एंड आई शुड बी अवेलेबल देयर, बिकॉज इफ द स्टूडेंट इज हैविंग सम डाउट और ही इज इन नीड ऑफ मी, और अगर वो आता है और मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो ही विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। इसी तरह से सेम गोज विद द एवरीबडी, लाइक इफ यू वांट टू मीट टू द प्रिंसिपल सर, he there is a place decided for him and he should be available there only, so that students can, you know, keep their problems with him, they can share their problems। और इसी तरह से पेरेंट्स भी अगर मिलने आते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये मिलेंगे। मतलब अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, अगर वो आते हैं और वो वहाँ पे अगर स्पेसिफिक जो जगह है, कोई भी ऑफिसर अगर नहीं मिलता है, तो इट्स अ डिले ऑफ टाइम, टाइम वेस्टेज हो, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री के अंदर मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको कैबिन दिया हुआ है कि आपका यहाँ कैबिन, किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम आई, तो वो एम्प्लॉय वहां पे जाएगा ना उसके पास, तो एम्प्लॉय वहां पे जाएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पता चला होता है अब को बैठ के। तो यहाँ आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर उन्होंने दो चीजों के बारे में बात कही है, एक तो सामान की बात करी उन्होंने, और एक दूसरी बात करी ह्यूमन बीइंग की। ये दोनों नोटबुक में जरूर लिखिएगा। उन्होंने बोला कि कोई भी सामान अगर आप रखते हो तो उसका एक ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर वो वाला ऑर्डर नहीं है जो आप समझ रहे हो। ऑर्डर का मतलब है सिस्टमैटिक जगह पे होनी चाहिए, और जिससे कि वेज ऑफ टाइम। ठीक है, इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. ठीक है, ठीक है बेटा, मैं एक बार मैं फोन से मुझे शेयर करना पड़ेगा क्योंकि लाइट चली गई। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ। मुझे फाइल ओपन, मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा अभी आपको? क्लास, दिख रही है सर। चलिए ठीक है, मुझे दोबारा खोलना पड़ रहा है, ये कंप्यूटर से मैं करा रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो आप देखेंगे हमने यहाँ तक कर लिया है, मैं फोन से करा रहा हूँ।
वहीं से फाइल को स्टार्ट कर। तो आपकी आवाज कट रही है। हाँ तो मैंने यहाँ तक आपको आपकी डिस्कस आवाज कट कर रही है। ली है। हाँ ये वाला हम कर रहे थे अभी। अब आ रही है क्या? यस सर। हाँ अभी देखना, अभी थोड़ी देर में आ जाए। तो ये अभी हम हाँ अब बताओ, स्क्रीन दिखी क्लास? यस, आगे। आगे सर स्क्रीन। ठीक है, तो यही हम पढ़ रहे थे बेटा कि यहाँ पे शॉर्टकट आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो और गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर वाला हम कर रहे थे, ऑर्डर वाला हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे आ गया इक्विटी। देखिए फेयोल ने ना एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दी है उन्होंने। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने दो पार्ट से बोला। उन्होंने बोला कि डिस्क्रिमिनेशन मान लीजिए मेल फीमेल को लेके, है ना, रिलीजन को लेके और रीजन को लेके कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फियोल उनका ये मानना था कि अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं कर पाएगी। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बॉस है, तो उसी के गांव का या उसी के एरिया से बिलोंग करता है कोई एम्प्लॉय, तो उसको तो आराम वाला काम दे रहे हैं। जैसे कि उसको जब भी वो ड्यूटी लगा रहे हैं तो उसको ऐसी ड्यूटी लगा रहे हैं जहाँ पे वो फंसे ना, और मतलब उसको अच्छा कंफर्टेबल काम दे रहे हैं। और दूसरे एम्प्लॉय को जानबूझ के तंग कर रहे हैं क्योंकि वो उनके एरिया का बिलोंग नहीं करता है या उसे वो पसंद नहीं करते, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो फियोल ने ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, या फिर चाहे वो रीजन टू रीजन वेरी करता हो। तो ये चीजों को उसको ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे इसमें सैलरी की भी बात करी फेयोल ने, उन्होंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए मेल है और फीमेल है और वर्कर है, तो कई बार क्या होता है कि मेल जो होते हैं ना वो ज्यादा मतलब भाग दौड़ ज्यादा कर सकते हैं देन, अगर आप देखो मोस्ट ऑफ द मेल्स। तो कई बार क्या होता है उनको सैलरी ज्यादा दी जाती है और फीमेल को सैलरी कम दी जाती है। जैसे आप देखोगे लेबर वगैरह जो होते हैं, जब बिल्डिंग वेल्डिंग पे काम होता है तो विमेन्स को कई लोग कम सैलरी देते हैं, मतलब वेजेस, कि भाई ये इतना काम नहीं करेगी, और मेल को ज्यादा देते हैं। या बुलाते हैं काम कराने के लिए तो फीमेल को नहीं बुलाते, मेल को बुलाते हैं जिससे कि वो ज्यादा काम कर लेगा। तो ये गलत है। तो फेयोल ने यही बोला कि इंडस्ट्री को, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये इस प्रिंसिपल को वायलेट करता है। इज इट क्लियर क्लास? मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस, यस आ सर। रही है सर। ठीक है, नेक्स्ट जो उन्होंने दिया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। देखिए उन्होंने बोला, फेयोल ने बोला कि पर्सनल की ना स्टेबिलिटी होनी चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में उन्होंने बोला कि मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम देयर पोजीशंस फ्रीक्वेंटली। कभी भी मैनेजर्स को और वर्कर्स को ना आपको फ्रीक्वेंटली शिफ्ट नहीं करते रहना चाहिए। जनरली क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में ना जानबूझ के एम्प्लॉयज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो फेयोल ने यही बोला कि मूवमेंट नहीं होना चाहिए, इस तरह से अननेसेसरी मूवमेंट जो होता है वो नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होता है, एम्प्लॉय सेटल नहीं हो पाता है। और कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय को आप जॉब के लिए रखते हो तो उसको स्टेबिलिटी देनी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब है कि उसको समय तक कम से कम इतना टाइम दो कि वो अपना मेटल प्रूव कर सके, ही कैन प्रूव दैट ही इज whatever he is having that ability, he should be able to prove that। और वो कब प्रूव कर पाएगा, जब आप उसको प्रॉपर टाइम दोगे। तो कई बार देखने में आता है कि ऑर्गेनाइजेशन उतना टाइम ही नहीं देती है। जैसे किसी एम्प्लॉय को रखा, अब कोई भी नया एम्प्लॉय आएगा तो उससे गलतियां तो होंगी, ही इज बाउंड टू डू सच मिस्टेक्स। तो ऐसे में आप उसको तुरंत नहीं निकालोगे, आपको उसको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। और अगर उससे मिस्टेक्स होती है तो उसके मिस्टेक्स को आपको सुधारना भी चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से काम को कर पाए। इज इट क्लियर? सर इसमें इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने एम्प्लॉयज का सिलेक्शन किया, 4 एम्प्लॉयज को, जिसमें से 3 तो अच्छा काम कर रहे हैं और एक अभी अच्छा कर नहीं पाया, नया नया आया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, और कई सारे काम गलतियां गलतियां कर रहा है वो। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जॉब से बाहर निकाल दिया। तो बताइए कि कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल।
क्योंकि इसमें फेयोल ने क्या कहा था, फेयोल ने कहा था कि किसी भी पर्सन को आप जॉब के लिए लेते हो तो यू शुड बी गिविंग हिम लॉट ऑफ टाइम, लाइक ही शुड बी गिवन प्रॉपर टाइम सो दैट ही कैन प्रूव हिज हिमसेल्फ एंड ही कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और उतना टाइम दो कि वो आगे चल के वो अच्छा करने लगेगा। ऐसा फेयोल का मानना है। आप लोगों का भी यही मानना है या उसे तुरंत निकाल देना चाहिए जॉब से? क्लास यही मानना है सर। यही मानना है सर। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 13th प्रिंसिपल, इनिशिएटिव। देखिए फेयोल ने बोला था कि एक प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इसमें ये बोला फेयोल ने कि जितने भी वहां पे एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको ना इनिशिएटिव लेना चाहिए। इनिशिएटिव मतलब जैसे मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है या कोई चीज है और एम्प्लॉय को दिख रहा है कि ये गलत है, ठीक है, तो उसको ना जाके मैनेजमेंट को बताना चाहिए और उसको तरीके भी बताना चाहिए कि सर यहाँ पे ये गलती हो रही है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। और मैनेजमेंट को अगर लगता है कि हाँ ये सही बता रहा है तो मैनेजमेंट को उसकी बात को मानना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मैनेजमेंट को कि भाई तू बड़ा है बताने वाला, हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तो इसलिए ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्योल का सीधा सीधा मानना था। कई बार क्या होता है एम्प्लॉय भी बहुत अच्छा सजेशन दे सकते, ठीक है, जैसे आप लोग हो तो स्कूल्स में आप देखो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है कि नहीं हमारे स्कूल में? हाँ क्लास नहीं। नहीं है, अच्छा क्या बात है, तुमने ध्यान नहीं दिया क्या? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव रूम नंबर 1 के आगे एक बॉक्स रखा हुआ है, सजेशन बॉक्स, हाँ या ना? यस सर। रखा हुआ है ना? यस सर। तो वहां पे सजेशन तो आप दे ही सकते हो, देखा होगा सर आपने उसमें लॉक। पीटीएम के टाइम भी पेरेंट्स से सजेशन लिए जाते हैं, आइडियाज वगैरह लिए जाते हैं। हाँ तो फिर तो इसका मतलब फॉलो हो रहा है ना प्रिंसिपल। यस सर। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अपने स्कूल में तो फॉलो हो रहा है। देखो कई बच्चे सीधा बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, बिना पता किए सीधा ब्लेम लगा रहे हैं स्कूल। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में यही है कि आपसे राय ली जाती है, कई बात आपसे पूछी जाती है, ठीक है। और बेसिकली फेयोल ने कहा था कि ऐसा करना भी चाहिए, अगर क्या पता कोई स्टूडेंट अच्छी राय दे दे या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम को रखे सामने। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता है और उसमें ना कई सजेशंस देते हैं और प्रॉपर उस सजेशन को मानते भी हैं, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे एक स्टूडेंट अपनी क्लास में किसी ने बोला था ये अपना गूगल के लिए, शायद सुदर्शन ने बोला था, सुदर्शन क्लास में हो गया? सुदर्शन आर यू इन क्लास? नहीं। तो गूगल के जो सीईओ थे वहां पे हमने एक दिन डिस्कस भी किया था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज ने इनिशिएटिव रखा कि भाई हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें दिक्कत आ रही है। तो कई बार इनिशिएटिव ले सकते हैं और कई बार हो सकता है कि जो टॉप लेवल मैनेजर है उसको लगे कि हाँ ये लोग सही कह रहे हैं, तो उनकी सजेशन मान भी सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में पीपल टेंड टू फॉलो ऑल सच थिंग्स। तो ये प्रिंसिपल है। तो अगली बार से याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें जो है सजेशन, मतलब एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया कि ये जो टाइम है इसको घटा दिया जाए और हमें 6 दिन की जगह मतलब 6 days अ वीक की जगह हमें 5 days अ वीक बुलाया जाए। इससे हम ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे और थकावट महसूस नहीं करेंगे और घर के लिए भी टाइम दे पाएंगे सैटरडे को, क्योंकि हमारा एक दिन तो ऑफ होना चाहिए ना वर्किंग डे के दिन, सैटरडे। तो ऐसे में दो रिएक्शन हो सकता है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन कहेगी एक काम कर भाई तू अब जॉब करना बंद कर दे, घर पे जाके काम कर। और दूसरा ये हो सकता है कि उसकी बात मानी जाए कि ठीक है चलो देखते हैं, और अगर काम उतना ही सक्सेसफुल हुआ तो हम 5 days अ वीक कर देंगे, ठीक है। तो कई ऐसी कंट्री हैं जो इसको फॉलो करती हैं। आप देखोगे एक कंट्री है, आप ह्यूमन इंडेक्स में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है बताओ? क्या अरे सर? गूगल, ह्यूमन इंडेक्स जहाँ पे अच्छा लाइफ जीते हैं लोग पूरी दुनिया में, सबसे नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? आप गूगल पे ढूंढ रहे होगे पक्का, है ना? पक्का ढूंढ रहे हैं गूगल पे बच्चे। फिनलैंड है क्या? नॉर्वे है? नॉर्वे होगा। ढूंढ लिया? गूगल पे सर्च करो, चलो टाइम दे रहा हूँ। सर्च ऑन द गूगल ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स
ह्यूमन इंडेक्स में सबसे टॉप लिस्ट पे कौन सा है 2020 में? देख लिया बेटा क्लास? हाँ ना बोलोगे? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, कौन सी कंट्री है बेटा, देखा किसी ने? नॉर्वे है? यहाँ पे सजेशन दी गई है कि क्यों ना हम 3 days a week काम करें, ठीक है? यानी कि हर दूसरे दिन आराम। और देखा गया कुछ कंपनियों ने सर्वे किया है तो काम भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है? एम्प्लॉयज पूरा ना पहले 6 days a week काम, उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं 3 days a week या 4 days a week करते हैं। 5 days या 4 days है इंस्टेड ऑफ 5 days a week। ओके, तो इनिशिएटिव कई बार नॉर्वे है ना, और दूसरे नंबर पे नहीं पता। चलिए ठीक है, देख लेना, इंडिया का रैंक भी देख लेना, 100% 100 से नीचे है। इंडिया का रैंक भी ढूंढो जरा, ठीक है? तो इनिशिएटिव आगे बढ़ जाते हैं, बाद में सर्च कर लेना, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल जो पेयोल ने दिया था, स्पिरिट दी कॉर्प्स। इसमें क्या बोला था इन्होंने? इन्होंने बोला था कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम इज मोर सिग्निफिकेंट देन दैट ऑफ। पेयोल का ये कहना था कि जब टीम एक साथ मिलके काम करती है ना तो ज्यादा अच्छा काम करती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल। अगर एक आदमी को आप बोलोगे किसी काम को करने के लिए तो ही विल नॉट बी एबल टू डू मच। अगर आप वही काम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे टीम को दोगे ना तो दे विल बी डूइंग मच बेटर देन। तो इसीलिए पेयोल का कहना था कि टीम स्पिरिट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ऐसा करने से वहां पे ना एक म्यूचुअल ट्रस्ट आता है और एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो एम्प्लॉयज वहाँ एक दूसरे को अच्छे से समझने लग जाते हैं और बहुत अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं, और अपने जितनी उनकी एफिशिएंसी होती है ना उससे ज्यादा एफिशिएंसी का इस्तेमाल करते हैं काम को करने के लिए। आप अगर देखेंगे कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है कि कई एम्प्लॉयज उतना कैपेबल नहीं होते हैं। देखो, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग कैपेबिलिटी होती है सबकी, लेकिन अगर आप टीम एफर्ट में रखोगे ना तो वो काम को बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब अगर दूसरा बंदा ज्यादा मेहनत कर लेता है किसी दिन और किसी दिन एक थोड़ा कम वो करता है, तो ऐसे में देखने में आता है कि कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं जो टीम में ज्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है? जैसे आर्मी का अगर एक एग्जांपल देख सकते हो, आर्मी में टीम स्पिरिट होती है, ठीक है? अगर जैसे मान लीजिए उनको एक्सरसाइज वगैरह कराया जाता है, जैसे सपोज करो रनिंग होती है, तो अगर रनिंग में कोई एम्प्लॉय अच्छे ढंग से फेल हो जाता है तो पूरी सबको दोबारा दौड़ाया जाता है टीम स्पिरिट के लिए। तो उससे क्या होता है कि उस इंडिविजुअल के अंदर ही रहता है कि अगर मैं आज फेलियर हो गया तो मेरे वजह से बाकी सब 20-30 लोग 40 लोग परेशान होंगे। तो इसीलिए वो टीम एफर्ट ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा उस दिन वर्क करता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी टीम ना हारे और सब परेशान ना हो, तो इसीलिए एफर्ट बढ़ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्लास, ठीक है? तो ये चीज देखने में आता है। तो ये देखो, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं जो आज हमें बेसिकली करना है। अब क्योंकि आगे के जो प्रिंसिपल्स है ना, ये 14 प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कर लिए है, ठीक है? तो इनको एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे अगली क्लास में हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे जो टेलर ने दिया था। तो आज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो 14 के प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो गए। अब मैं चाहूंगा कि आप ये 14 प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए हैं, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछूंगा इंडिविजुअली नाम देख और देखूंगा कि कितने बच्चों को आता है। तो कौन सा तरीका अपनाना है, पहला वाला या दूसरा वाला? आप पूछेंगे या मैं पूछूं? बोलिए। आप पूछे सर। मैं पूछूं? ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हो रहे हैं। ऐसा करूं क्लास? यस सर, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बस ये बताना है कि कौन से प्रिंसिपल अप्लाई हुए, राइट? और 14 प्रिंसिपल्स मैं आपके स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ।
ये 14 प्रिंसिपल्स में से आपको हर एक प्रिंसिपल ढूंढ ढूंढ के बताना है, राइट। ये देखिए 14 प्रिंसिपल्स जो हैं स्क्रीन पे मैं रख लेता हूँ, जिससे कि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा प्रिंसिपल है, एंड यू विल बी आंसरिंग इट। अभी स्क्रीन पे आ जाएगा वो 14 प्रिंसिपल्स वाली लिस्ट, ये रही, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये रहे 14 प्रिंसिपल। ठीक है, क्वेश्चन है, in an organization, if an organization does not provide the right place for physical and human resources in the organization, which principle is violated? क्वेश्चन समझ में आ गया या फिर से? ऑर्डर किसने बोला बेटा? शुभम ने। शुभम, वेरी गुड, ये शुभम अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं दो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एक बड़ा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि सोनिया लिमिटेड वाज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट। सोनिया लिमिटेड एक कंपनी है, वो एंगेज है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग ऑटो कंपोनेंट्स में। लेटली इट्स बिजनेस वाज एक्सपैंडिंग ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर कार्स। बाद में क्या हुआ, कार की डिमांड बढ़ने लगी। द कंपटीशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग, और कंपटीशन भी बढ़ रहा था बहुत तेजी से। तो इन ऑर्डर टू कीप इट्स मार्केट शेयर इंटैक्ट, मार्केट शेयर्स को बनाए रखने के लिए कंपनी डिसाइडेड इट्स वर्कफोर्स टू वर्क ओवर टाइम। कंपनी ने ये फैसला किया कि ओवर टाइम कराया जाएगा, बट दिस रिजल्टेड इन मेनी प्रॉब्लम्स। लेकिन इससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। समस्या क्या थी? ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्क, वर्कर्स डिक्लाइन। ज्यादा वर्कलोड पड़ने से क्या हुआ, वर्कर्स भागने लगे छोड़ छाड़ के सब, एंड समटाइम्स द सबऑर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। और ऐसी भी सिचुएशन आ गई कि जो सबऑर्डिनेट्स थे, जो सीनियर के अंडर में काम कर रहे थे, उनको अपने सुपीरियर का काम करना पड़ रहा था, और वर्कर्स जो है इनडिसिप्लिन होने लग गए। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैज कैरेक्टराइज्ड द कंपनी प्रीवियसली हैड बिगन टू वेन। मतलब जो पहले काम चल रहा था अच्छे से, टीम स्पिरिट थी, वो सब ध्वस्त होने लगी। तो बोल रहा है कि कोई 3 प्रिंसिपल आप बताओ जो हेनरी फेयोल का यहाँ पे वायलेट सर हो मैं रहा है। बताऊं? सर शुभम। शुभम, और इसके अलावा, शुभम के अलावा और कौन है? मैं तमन्ना। बता, तमन्ना, और कोई बच्चा? यही 2-3 बच्चे बता रहे हैं आज। ठीक है, शुभम पहले बताएंगे, चलो शुभम बता दो। सर एक तो डिवीजन ऑफ वर्क है, उन पे लोड पड़ा था इसलिए। बिल्कुल नहीं है। मैंने क्या पूछा लास्ट में? मैंने बोला कौन सा वायलेट हो रहा है, मैंने पूछा कौन सा वायलेट हो रहा है। अरे मैं बताऊं? डिसिप्लिन। फिर मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, सिर्फ पैराग्राफ पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ठीक है, देखो, Sonia Limited was engaged in the business of manufacturing auto components. Lately, its business was expanding due to increased demand for cars. The competition was so increasing. The competition was also increasing. In order to keep its market share intact, company directed its workforce to work overtime. But this resulted in many problems. Due to the increased pressure of work, the efficiency of workers declined. Sometimes the subordinates had to work for more than one superior. The workers were becoming indisciplined. The spirit of teamwork, which has characterized the company previously, had begun to wane. Identify the 3 principles of management which were being violated. हाँ, एक बार में ठीक, हाँ बोलो। हाँ, तमन्ना बोल रही है, हाँ बोलो तमन्ना। पहला स्पिरिट डी कॉप्स, हाँ, और एक डिसिप्लिन, ठीक है, और तीसरा शायद से अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी लग रहा है मेरे को। ना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली तो कहीं नहीं प्रॉब्लम आई। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में तो फेल नहीं ना। डिवीजन ऑफ वर्क तो पहले ही बताया था शुभम ने, गलत था वो। डिवीजन ऑफ वर्क कहाँ वायलेट हो रहा है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय ना, कहीं भी रेम्यूनरेशन की बात नहीं कही गई बेटा। देखो एक पैराग्राफ में एक लाइन है, मैं पढ़ देता हूँ खाली लाइन, सर बाकी तो यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ यस, क्योंकि एक जगह लिखा हुआ है समटाइम्स द सबऑर्डिनेट्स हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन फ्यूल सुपीरियर। सबऑर्डिनेशन है, 2 सबऑर्डिनेट। हाँ हाँ,
आ गया ना समझ में? क्योंकि समटाइम्स द सबऑर्डिनेट हैड टू वर्क फॉर मोर देन वन सुपीरियर। याद है मैंने आपको बताया था ड्यूल सबऑर्डिनेशन नहीं होना चाहिए। ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। हाँ ये रखा ना, देखो ये वाली लाइन, ड्यूल सबऑर्डिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही दिक्कत है यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर। देखो यहाँ ये रहा, शायद यहाँ पे होगा, देखो मोर देन वन सुपीरियर एट अ टाइम लीड्स, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो रहा है, दिक्कत हो रही है। और तो यही तीन आंसर है। डिसिप्लिन था, द वर्कर्स वर बिकमिंग इनडिसिप्लिन्ड, ये तो सीधा सीधा ही लिखा हुआ है। और स्पिरिट डी कॉप्स भी बहुत आसान था, दैट द स्पिरिट ऑफ अ टीम वर्क व्हिच हैज कैरेक्टराइज्ड द कंपनी प्रीवियसली हैज बिगन टू वेन, मतलब सीधा खत्म ही हो रही थी। तो इसका मतलब ये तीनों वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड में ऊपर से ऑर्डर आना चाहिए, यहाँ तो उल्टा चल रहा था, यहाँ सबऑर्डिनेट सीनियर का काम कर रहा था, तो ये तो वायलेशन हो रहा था ना। तो यही पूछा गया है कि वायलेशन कौन सा हो। एक और क्वेश्चन पूछूं? यस सर। यस सर। चलो तो ध्यान से सुनना, मतलब ध्यान से सुनोगे तभी बता पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन है, which principle of management envisages that each group of activity having the same objective must have one head, one plan? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी। बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सीता एंड गीता ये दो टाइपिस्ट हैं, किसी कंपनी में काम कर रही हैं, और दोनों की एजुकेशन सेम है, एक बराबर पढ़ाई कर रखी है। सीता को 13,000 रुपए महीना मिल रहा है और गीता को मिल रहा है 16,000 पर मंथ एज सैलरी फॉर द सेम वर्किंग आवर्स। दोनों बेचारी एक ही बराबर काम करती हैं, लेकिन सीता को मिलता है 13,000 और गीता को मिलता है 16,000। कौन सा प्रिंसिपल को वायलेट किया गया यहाँ पे? रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब ये तो आप डिसाइड करो ना, एकदम फाइनल बताओ मुझे। यस सर, रेमुनरेशन आएगा। यही है सर, यही है, यही आएगा सर। फेयर वेजेस मिलनी चाहिए। ठीक है। इक्विटी। एक स्टूडेंट इक्विटी बता रहे हैं। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे फेयरनेस डील हो रही है? नहीं सर। नहीं हो रही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन में ना आंसर पता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी दिया हुआ। सर पहले तो वही है, रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मुझे खुद रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय लग रहा है, क्योंकि दोनों को एक बराबर सैलरी देना चाहिए। मुझे लगता है आंसर गलत है, क्योंकि अगर इक्विटी की बात कही जाए तो इक्विटी में फेयोल ने कुछ अलग ही बताया था। फेयोल ने ये कहा था इक्विटी के अंदर कि रिलीजन लैंग्वेज के बेस पे डिफरेंस हाँ, तो मैं नहीं वही कर। देख रहा हूँ, ये तो दोनों लड़कियां हैं, ऊपर से दोनों हिंदू हैं, तो यहाँ तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। जब तक हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना मिले तब तक हम इक्विटी आंसर नहीं दे सकते। और यहाँ पे मुझे डिस्क्रिमिनेशन कहीं दिख नहीं रहा है। मेल फीमेल होता तो एकदम परफेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ सीता और गीता है और दोनों हिंदू हैं, क्यों? यस तो सर। करेक्ट आंसर होना चाहिए था कौन सा? रेम्यूनरेशन। यस बुक सर। वाले ने यहाँ पे, यस जिससे सर। मैं पढ़ रहा हूँ, जिस बुक से मैं पढ़ रहा हूँ, इसने लिखा हुआ यूनिटी, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कि गलत है, ठीक है। मेरे ख्याल से होना चाहिए रेम्यूनरेशन, क्योंकि यहाँ पे ना तो डिस्क्रिमिनेशन है, ना रीजन की बात कही है, ना रिलीजन की बात कही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताना है आपको। भारत इज रनिंग एन आइसक्रीम पार्लर इन अ लोकल मार्केट। इस बात को ध्यान में रखते हुए द चेंजिंग परसेप्शंस अबाउट हेल्थ अमंग द पीपल, वन ऑफ द एम्प्लॉइज अभिराज सजेस्टेड हिम दैट दे शुड इंट्रोड्यूस अ रेंज ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट। भारत एक्सेप्ट हिज सजेशन, भारत उसकी बात मान लेता है, और इसकी वजह से दोनों जो है, बोथ द इमेज एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीजेस। मतलब भारत एक आइसक्रीम रन कर, हाँ बताइए। इनिशिएटिव। इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एग्जैक्टली। यस। क्योंकि उसकी सजेशन को उसने मान लिया, और देखो उससे फायदा भी हुआ है इसको सजेशन को मानने से, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब
जब हम डिस्कस करेंगे ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तो मैं बट फॉर द टाइम बीइंग आज इतना ही करते हैं, और अगली क्लास में हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दोनों प्रिंसिपल्स के बेसिस। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग भी भेज देना। ठीक है, ठीक है बेटा, भेज दूँ। ठीक है, रख सकते हो आप।